यूएस जो है वो अपने आप को कहता था कि हम सबसे बड़े ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर हैं, हम सबसे बड़ी सबसे पुरानी डेमोक्रेसी हैं। वो सारी बातें जो है वो झूठ साबित हो गई। एक मुल्क के आप सुप्रीम लीडर को, आयतुल्लाह खमेनी को, उनको असैसिनेट किया गया। अब आप देखिए ज़हरा मोहम्मदी, उनकी ये ग्रैंड चाइल्ड है आयतुल्लाह खमेनी की, कि इस छोटी सी बच्ची पे भी रहम नहीं खाया गया। इस तक को उस जो पेरिस में अटैक हुआ है उसको शहीद कर दिया गया। उल्टा ये तो यूएस ने आयतुल्लाह खमेनी को और ज्यादा पॉपुलर कर दिया है। इसका सबूत ईरान की सड़कें हैं, ईरान की स्ट्रीट्स हैं, जहां पर लोग इस वक्त किसी तरह के रिजीम चेंज की बात नहीं कर रहे। ईरान पे जिस तरह से इजराइल और यूएस ने हमला किया है, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि जो दुनिया के आगे एक मास्क भी था ना, कि यूएस जो है वो अपने आप को कहता था कि हम सबसे बड़े ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर हैं, हम सबसे बड़ी सबसे पुरानी डेमोक्रेसी हैं, हम सबसे बड़े वुमेन एम्पावरमेंट के हम फ्लैग बेरर्स हैं। वो सारी बातें जो है वो झूठ साबित हो गई और इससे ये बिल्कुल क्लियर कट हो गया कि ये सब झूठ था। और ये बहुत बहुत एक शर्मनाक हद तक झूठ था। आई थिंक इवन जो वो एक मास्क था जो कि यूएस ने काफी टाइम से पहना हुआ था और दुनिया के आगे अपने आप को चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका बताता था, वो सारा जो मास्क था वो खत्म हो गया। आयतुल्लाह खमेनी, और ना सिर्फ वो बल्कि उनके पैलेस को जिस तरह से अटैक करके उनकी पूरी फैमिली को जिस तरह से शहीद किया गया, उनको असैसिनेट किया गया, वो एक बहुत ही शर्मनाक और बहुत एक अफसोसनाक किस्म का अटैक है। उस पे शर्म भी आती है, उस पे अफसोस भी होता है कि इस हद तक कोई कैसे गिर सकता है कि आप एक मुल्क के आप हेड को, एक मुल्क के आप सुप्रीम लीडर को, और जो खासतौर पर जो शिया पॉपुलेशन है वो तो उनको एक तरह का अपना एक स्पिरिचुअल, एक रिलीजियस लीडर भी मानते थे आयतुल्लाह खमेनी को, उनको असैसिनेट किया गया। इसका मतलब इसको आप किस तरह से लें कि मतलब इवन जो रिलीजियस फिगर्स हैं वो भी, उनकी भी जान को आपने जो है वो प्रोटेक्ट नहीं किया। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी आपने प्रोटेक्ट नहीं किया, क्योंकि आयतुल्लाह खमेनी तो रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों तरह के लीडर थे, ईरान के भी, और इवन जो शिया मुस्लिम्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वो उनको एक स्पिरिचुअल लीडर अपना मानते थे, एक रूहानी उनको पेशवा माना जाता था। तो उनको जिस तरह से असैसिनेट किया गया। अब आप देखिए ज़हरा मोहम्मदी, उनकी ये ग्रैंड चाइल्ड है आयतुल्लाह खमेनी की, और उनकी आप पिक्चर देखें, उस छोटी सी मासूम गुड़िया की, उस परी की, उस बच्ची की ये तस्वीर, मतलब अगर आप ये एक दफा देख लें आपको शायद अगले 2 दिन नींद ना आए कि इस छोटी सी बच्ची पे भी रहम नहीं खाया गया। इस तक को उस जो पैलेस में अटैक हुआ है उसको शहीद कर दिया गया। आयतुल्लाह खमेनी की बेटी, उनके सन इन लॉ, उनकी फैमिली, हर किसी को शहीद करके पूरी फैमिली का जो है वो नामो निशान मिटा दिया गया कि ताकि कोई पीछे ना रहे। और फिर आप हिपोक्रेसी देखें कि उसके बाद नेतन्याहू और ट्रंप ये ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि अब ईरानियन पब्लिक जो है वो आपको हमने मौका दे दिया है, अब आप चले अपनी रिजीम चेंज कर लें। तो इसका मतलब ये कि जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और जो ये सारी बातें की जाती थी कि ईरान हमारी बात नहीं मान रहा और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो रही है, ये सब एक ड्रामा था, ये सब झूठ था। अगर मकसद यही था तो फिर आप ये ना कहते अपने पब्लिक को, ईरान के पब्लिक को और हर जगह को, कि हाँ जी हमने अब कर दिया, अब आप रिजीम चेंज कर लें। अब रिजीम चेंज तो खैर उल्टी बात है। आपको पता है कि हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये एक फैक्ट है कि इससे पहले चाहे वो कजाफी हो या चाहे इससे पहले सद्दाम हुसैन हो, जिसको भी यूएस इन्वेजन ने जिस भी लीडर को इस तरह से असैसिनेट किया है एक जुल्म करके, वो लीडर उल्टा ये कि वो अपने और ज्यादा पॉपुलर हो गया है। उसके मौत के बाद उसका जो दौर था वो और ज्यादा उसको लोग उसके साथ सिंपथाइज करने लगे हैं, लोग उसके साथ प्यार करने लगे हैं और उसके साथ एक उनका एक कंपैशन का रिश्ता बन गया है। तो उल्टा ये तो यूएस ने आयतुल्लाह खमेनी को और ज्यादा पॉपुलर कर दिया है। इसका सबूत ईरान की सड़कें हैं, ईरान की स्ट्रीट्स हैं, जहां पर लोग इस वक्त किसी तरह के रिजीम चेंज की बात नहीं कर रहे, बल्कि आयतुल्लाह खमेनी उनके हक में, उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं, अवाम मौजूद हैं और उनके साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। श्रीनगर में, इवन इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं आयतुल्लाह खमेनी के हक में। पाकिस्तान भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची, पेशावर, हर जगह। और खास तौर पर जो यूएस के कॉन्सुलेट्स हैं, लोग कह रहे हैं हमने वहां जाकर प्रोटेस्ट करनी है। इसमें क्या हो गया है कि गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो गई है, क्योंकि एक तरफ तो लोग जो हैं उनके अंदर गुस्सा है, उनके अंदर एंगर है, गम है, बहुत दुखी है लोग, और वहीं पर दूसरी तरफ वो अगर यूएस कॉन्सुलेट जाना चाह रहे हैं तो
किसी भी मुल्क के कॉन्सुलेट को प्रोटेक्ट करना भी ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है। उनके वहां पर जो कॉन्सुलेट के जो ऑफिसर्स हैं, जो या उनके स्टाफ हैं, उनके मेंबर्स हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की ड्यूटी है। इसलिए गवर्नमेंट को जो है वो प्रोटेस्टर्स को रोकना पड़ रहा है। उस सिलसिले में बेचारे कई सारे प्रोटेस्टर्स, उनके ऊपर फायरिंग की जा रही है, जिसमें कराची में भी कई प्रोटेस्टर्स जो हैं वो मारे गए हैं, वो भी शहीद हुए हैं। और यहाँ इस्लामाबाद में भी इवन जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर गोलियां चली हैं। 3 बताया जाता है कि 3 यहाँ इस्लामाबाद में अभी तक प्रोटेस्टर्स जो हैं वो मारे गए हैं, और कराची में भी तकरीबन 9 प्रोटेस्टर्स जो हैं वो शहीद हुए हैं, मारे गए हैं। सो ये एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन बन गई है। लेकिन अमेरिका मतलब ये सारा काम किया है एक 14 महीने की छोटी सी ज़हरा मोहम्मदी को शहीद करके, अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम। अब किस मुंह से अमेरिका कहेगा कि हम सबसे बड़े ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं? आप एक 14 महीने की बच्ची तक को आपने नहीं छोड़ा। आप एक 14 महीने की बच्ची तक को आपने एक एयर स्ट्राइक में शहीद कर दिया। फिर मिनाब, ये एक छोटा सा टाउन है ईरान में, जहां पर एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पे यूएस और इजराइल ने मिलकर एयर स्ट्राइक्स किए। यहां पर एटलीस्ट 150 बताया जाता है कि छोटी छोटी बच्चियां, रमजान का महीना है, शायद वो फास्ट में होंगी, शायद वो रोजे में होंगी। रोजे की हालत में तो वैसे ही अगर कोई मुसलमान मरता है तो वो शहीद कहलाता है। ये तो छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनके ऊपर आपने प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल का मतलब ये होता है कि सेकेंडरी से पहले वाले ईयर्स, क्लास 5 तक के बच्चे, 10 साल से बिलो के बच्चे, 10 साल से बिलो की लड़कियां, बच्चियां, क्या ये अपनी यूएस किसी मुंह से क्लेम कर सकता है कि हम वुमेन राइट्स के सबसे बड़े डिफेंडर हैं, हम सबसे बड़े वुमेन राइट चैंपियन हैं? आई डोंट थिंक सो। देखिए, बड़ी एक अफसोस की बात है कि मेरी अपनी इवन जो जर्नलिस्ट कई सारे कम्युनिटी हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों या चाहे बाहर हों, खुल के यूएस की कोई इस बारे में, यूएस के डबल स्टैंडर्ड्स को और उनकी हिपोक्रेसी को कॉल आउट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनको डर ये लग रहा है कि यूएस के हमें वीजा मिलना बंद हो जाएंगे, अब हमें यूएस का वीजा नहीं मिलेगा, हम वीजा कैसे अप्लाई करेंगे? मतलब आप अपने जो जर्नलिस्टिक प्रोफेशन है, आप उसके साथ इतना बड़ा आप इस इनजस्टिस कैसे कर सकते हैं कि आप अगर ऑपरेसर को ऑपरेसर ना बोले? तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये इससे बड़ी ज्यादती कोई हो नहीं सकती। जर्नलिस्ट का तो काम ये होता है कि आप पूरे सोसाइटी का कोर्स करेक्शन करें। तो आप क्या कोर्स करेक्शन करेंगे जब आप अपने सेल्फिश अपनी चीजों के लिए और छोटे छोटे वीजास के ऊपर आप बिकने वाले अगर आप बन जाएं, तो फिर तो आपको जर्नलिस्ट कहना जर्नलिज्म प्रोफेशन की तौहीन होगी। सो ये अब हालात हैं, और बहुत अफसोस की बात है कि यूएस ने ऐसा, अब लगता है कई लोग मेरे प्रोग्राम में भी वाली बात करके गए कि अब ऐसा लगता है कि यूएस ने खुद कह दिया है कि कोई रूल्स ऑफ द गेम नहीं है। देयर आर नो रूल्स ऑफ द गेम। अगर आप हेड्स ऑफ स्टेट को भी मार सकते हैं, अगर वो भी सेफ नहीं है, स्पिरिचुअल लीडर्स भी सेफ नहीं है, प्राइमरी साल की जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चियां, लड़कियां, वो भी सेफ नहीं है, 14 महीने की ज़हरा मोहम्मदी भी सेफ नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये कि देयर आर नो रूल्स ऑफ द गेम। और देखें, इससे थोड़े टाइम पहले ही वेनेजुएला में जो हुआ है वो भी हम लोग नहीं डिनाई कर सकते। बिल्कुल थोड़े महीने पहले की बात है कि किस तरह से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप किया गया उनकी पूरी फैमिली के साथ, और फिर वहां पर भी यही कहा गया कि जी रिजीम चेंज हो जाए और एक प्रो यूएस रिजीम आ जाए वेनेजुएला में, जिनसे जो है ऑयल की जो ट्रेड है वेनेजुएला से, क्योंकि ऑयल रिच कंट्री है एक बहुत ज्यादा वेनेजुएला, वही मॉडल यहाँ अपनाया गया है कि अब वो जो पहले जो वेनेजुएला के जो लीडरशिप थी वो नहीं यूएस के साथ टाइज रखना चाहते थे, वो प्रो ईरान थे, वो प्रो चाइना थे, और उनको किस तरह से उठाकर उनको किडनैप किया गया। फिर अब वहां पर उन पे चार्जेस चलाए जा रहे हैं कि जी आप यहाँ ड्रग्स भेजते थे हमारे यहाँ यूएस में, हमारे यूएस में जो है वो आपकी तरफ से ड्रग्स आते थे। उन चार्जेस में भी उनको फंसा दिया है, और उल्टा किया क्या गया है कि हाँ, उनके जो ओपोनेंट पार्टी है, जो अपोजिशन है, उनको पावर दी जा रही है ताकि वो लोग किसी तरह से ऑयल इंपोर्ट्स को पॉसिबल बनाएं कि वो ऑयल जो है वो इंपोर्ट किया जा सके अब वेनेजुएला से, और यूएस के साथ उनके ताल्लुकात बनाए जा सके। बिल्कुल डिट्टो वही मॉडल यहाँ ईरान में चल रहा है। लेकिन क्या इससे रिजीम चेंज होगी? सड़कें देख लें आप ईरान की, आप ईरान के गली मोहल्ले देख लें, ईरान छोड़े यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की गली मोहल्ले सड़कें देख लें। यहाँ तो लोग उल्टा है आयतुल्लाह ख़मेनी को जो लोग जानते भी नहीं थे, एंड आई एम अ नॉन शिया मुस्लिम, मैं उनको स्पिरिचुअल लीडर तो मेरे नहीं है आयतुल्लाह ख़मेनी, लेकिन हम जैसे लोग भी जिस तरह से उनको असैसिनेट किया गया है, हर नॉर्मल बंदा भी उनके साथ सिंपथाइज करने लग गया है। तो क्या ये रिजीम चेंज है कि आपने उस लीडर को उल्टा पॉपुलर बना दिया? अपने मुल्क में तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ ही गई है, लाखों की तादाद में लोग निकले हैं, देखें तो सही सड़कों पे। अमेरिका में तो बड़ी अच्छी इंटेलिजेंस है यूएसए की और इसराइल की,
ताकि, क्योंकि आयतुल्ला खमेनी के जो शहादत की या उनके असैसिनेशन की जो खबर है कि वो मर गए हैं, ये यूएस को पहले पता चला, इसराइल को पहले पता चला, उसके कई घंटों बाद ईरान ने कंफर्म की ये खबर। पहले उनको पता चल गया था, उनकी इतनी पक्की इंटेलिजेंस है। उस इंटेलिजेंस को बोले ना जाके सड़कों पर देखें कि ईरान में सड़कों का क्या हाल है, किस तरह से लोग निकल आए हैं, और पाकिस्तान में कैसे लोग निकल रहे हैं। कोई शिया सुन्नी जो है वो इसमें कोई फर्क नहीं है, हर बंदा बाहर निकल रहा है और ईरान के साथ सॉलिडारिटी दिखा रहा है। और ये जंग कहां जाकर रुकेगी? यूएस बेसिस होने की वजह से इवन ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, कतर है, बहरीन है, दुबई है, उनको भी यूएई, इन सबको वहां पर ईरान मिसाइल फेंक रहा है। और क्यों फेंक रहा है? क्योंकि उन्होंने तो नहीं वहां पर अटैक किया था, लेकिन फिर भी वहां पर ईरान अपने मिसाइल फेंक रहा है रिटेलिएशन में, क्योंकि वहां यूएस के बेसिस हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि इवन वो लोग भी इसमें, वो भी मुल्क जो जिनका इस पूरी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, वो आर कंप्लीटली इनोसेंट, उन तक को वो भी इसमें बिला वजह इस लड़ाई में आ रहे हैं, उनका हिस्सा बन रहा है। और फिर वो कह रहे हैं कि अब हम ईरान पे अटैक करेंगे क्योंकि आपने हमें अटैक किया है पहले। उनकी भी बात अगर आप टेक्निकली देखें तो गलत नहीं है, क्योंकि उनकी तो कोई बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। हाँ, वहां पे यूएस बेस है, बट दे आर नॉट द वंस जिन्होंने अटैक किया था। लेकिन ईरान वहां पर अगर अटैक कर रहा है, मिसाइल फेंक रहा है, बुर्जुल अरब पर आपने जो सीन्स देखे हैं, कभी सोच सकता था कोई? दुबई एयरपोर्ट पर जो सीन्स देखे हैं, जो पैनिक देखा है, लोग भागते हुए, जान बचाते हुए वहां से जा रहे हैं। इंडियन एक्टर्स वहां ट्वीट कर करके नरेंद्र मोदी को टैग करके कह रहे हैं कि हमें बचाएं, हम यहाँ अनसेफ हैं। वो तो जो दुबई का एक जो पूरा एक इम्प्रेशन था वो खत्म हो गया। सो ये सारे सीन्स कौन इमेजिन कर सकता था कि यहाँ पर भी ये सारा कुछ हो सकता है? ये हालात जो हैं ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि इस अग्रेशन की वजह से वो मुल्क भी उसका शिकार हो गए हैं। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आए, मतलब हम सारे ये देखते हैं कि उन्होंने तो अटैक नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद अगर उनके ऊपर मिसाइल मारे जा रहे हैं, और दुबई जैसा शहर भी अगर सेफ नहीं है, बहरीन, कतर, नेम इट, ये सारे, इन सब के अगर ये सब इस सऊदी अरेबिया, अगर ये सारे इस लड़ाई में आ गए हैं और इनको इसका हिस्सा बना लिया गया है, तो क्या ये उस अग्रेसर की गलती नहीं है जिन्होंने इन सब को बातचीत के बजाय, किसी भी तरह के डायलॉग के बजाय, उन्होंने एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल अटैक्स के ऊपर डिपेंड किया, और इन सारे मुल्कों को भी उस लड़ाई में जो है वो घसीट लिया जिनका इस पूरी लड़ाई से कोई हिस्सा ही नहीं था। सो इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। और पता नहीं कि अब कोई भी सेफ नहीं है। अब हम सारे ऐसा फील कर रहे हैं कि किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और ये जो सिनेरियो है, ये मुल्क में किसने क्रिएट किया है? दोज हु क्लेम्ड, जो क्लेम करते थे, जो कहते थे हम सबसे बड़े चैंपियंस ऑफ पीस हैं, उन्होंने पूरे मुल्क में एक एनार्की और एक अनरेस्ट की बदतरीन सिचुएशन क्रिएट कर दी है।